अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 12 की बायोलॉजी का बॉटनी सेक्शन। सही है, तो हम बॉटनी का सेक्शन शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम आज इसमें अपना पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। सही है, होम्योस्टेसिस में प्लांट के बारे में जितना भी जिक्र है आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन को भी देखेंगे। सही है, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा होम्योस्टेसिस इन प्लांट। देखो भाई, पहले तो इसकी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को चेक करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है भाई? देखो, होम्यो लिखना है, होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब होता है एक जगह रुकना। सही है, अगर आप किसी चीज को सेम जगह पे लाके रोकते हो तो लफ्जी मतलब तो यही निकलता है कि भाई सेम जगह पे लाके रोकना, लेकिन इसका असल मतलब क्या है कि भाई अगर आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं, अगर आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से या फिर अंदर ही किसी चीज की वजह से, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं, कुछ ऐसे मशीनरी है जो कि उस चेंज को डिटेक्ट करके वापस उसको उसी सेम लेवल पर आके रोक देती है। तो इसी प्रोसेस का नाम है होम्योस्टेसिस। देखो, हमने होम्योस्टेसिस का मतलब क्या देखा कि भाई सेम जगह पे लाके रोकना। तो क्या है भाई कि भाई बॉडी में कोई चेंज है, जैसे मान लो बाहर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर की मशीनरी है वो क्या करेगी कि भाई स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, पसीना निकलने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, बॉडी ठंडी होगी। सही है, तो बॉडी अपने नॉर्मल पॉइंट पे आ जाएगी। तो देखो भाई, एक नॉर्मल पॉइंट से गई फिर उसको लाके वही सेम जगह पे रोक दिया, तो इसी चीज का नाम है होम्योस्टेसिस। सही है, तो इसमें हम डेफिनेशन में यही देखते हैं कि भाई होम्योस्टेसिस क्या है भाई, एक सेट है रेगुलेटरी मैकेनिज्म का। रेगुलेटरी मतलब क्या है कि भाई एक चीज अपनी जगह से भटक गई तो उसको वापस उसी जगह पे लाके रोक देना। सही है, तो इसी को कहते हैं रेगुलेशन। सही है, अच्छा, एक सेट होता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म का जिसमें हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को। क्या करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को विद इन अ सूटेबल लिमिट। सूटेबल लिमिट क्या है कि भाई वो कंडीशन जो कि उसको सूट कर रही हो, सही है, जो कि उसको पसंद हो उस सूटेबल लिमिट में लाके उसको रोक देते हैं। इसी चीज का नाम है होम्योस्टेसिस। सही है, ज्यादा कुछ नहीं है भाई, बॉडी में कोई चेंज आया, चेंज के बाद उसको किसी मैकेनिज्म के थ्रू उसी सेम पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया जो कि नॉर्मल पॉइंट है हमारे बॉडी का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं भाई होम्योस्टेसिस। सही है, अब ये होम्योस्टेसिस हमारा होता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। किस मैकेनिज्म के थ्रू? फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि भाई कंडीशन, हमारे बॉडी में बहुत सारे कंडीशन है, उस कंडीशन में या तो ज्यादती आएगी, इंक्रीज होगा, या वो कंडीशन डिक्रीज होगा। जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सही है, उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट कौन करता है भाई? रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं। जब रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करते हैं तो वो मैसेज भेज देते हैं भाई किसके पास, कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमारा दिमाग है। सही, हमारे लिए तो हमारा दिमाग है। वो क्या करता है कि भाई किसी इफेक्टर को भेजता है कि भाई जाओ इस निजाम को वापस सेट करो। सही है, इस निजाम को क्या करो, वापस सेट करो। वो इफेक्टर क्या करता है, उस निजाम को नॉर्मल और सेट पॉइंट पे नॉर्मल कर देता है या सेट पॉइंट पे लेके आ जाता है। उसके बाद फिर जब वो नॉर्मल या सेट पॉइंट पे आता है, फिर उसके बाद यही होता है कि भाई कंडीशन या तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। फिर उधर उसको कौन डिटेक्ट करता है? रिसेप्टर। रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर। इफेक्टर क्या करता है, नॉर्मल या सेट पॉइंट पे लेके आता है, फिर उसके बाद वही किस्सा होता है। तो इसी किस्से को, इसी साइकिल को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। सही है, अब होम्योस्टेसिस में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ 3 चीजों को डिस्कस करें जिसका नाम है एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। अब ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल काफी बार पूछ चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सही है, पहला एस्पेक्ट क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, देखो भाई हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक, पानी और सॉल्ट का कंसंट्रेशन। सही, अगर पानी का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो क्या किया जाए, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो क्या होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है तो क्या होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो क्या किया जाता है। सही है, वो आता है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन में। फिर हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं प्लांट की बॉडी में, जो कि उसको बाहर निकालने होते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम होता है एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में ये अमल होता है। इसी तरीके से टेम्परेचर के बारे में कि भाई जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है
तो उसको रेगुलेट करना, उसके सेट पॉइंट पे लेके आना, ये थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। सही है। तो इन तीन चीजों के बारे में, एक एक्सक्रीशन, एक ऑस्मो रेगुलेशन और एक थर्मो रेगुलेशन। सही है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या है कि भाई वो प्रोसेस जिसमें हम क्या किस चीज को रेगुलेट करते हैं, सॉल्ट या वाटर की कंसंट्रेशन को किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, कंसंट्रेशन बाय ऑस्मोसिस, यहां हम लिख देते हैं बाय ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मोसिस बच्चे को पता है कि भाई किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना किसी चीज का, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। यही चीज डिफ्यूजन भी कहलाती है। लेकिन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क क्या है कि ऑस्मोसिस में परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है ऑस्मोसिस के दौरान। वो ये करती है कि भाई किसी चीज को अंदर आने देती है, पार होने देती है, किसी चीज को पार नहीं देती। सही। तो ऑस्मोसिस सिंपल क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारे पास एक्सक्रीशन में क्या होता है भाई, एक्सक्रीशन में होता है ये कि वो प्रोसेस जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, हमारे पास क्या है भाई, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। इसको हम क्या कहते हैं, जब इस चीज को एक्सक्रीट किया जाता है इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जब ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जहरीले होते हैं, तो इनको बाहर निकालना जरूरी होता है। अब जब जहरीले सब्सटेंसेस हम अंदर रखेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, तो इस नुकसान से बचने के लिए हम इसको निकालते हैं। जब निकालते हैं तो फिर उसी सेम पॉइंट पे लाके खड़ा कर देते हैं। इसी के लिए इसको भी इस होमियोस्टेसिस में डाल दिया गया कि एक्सक्रीशन भी एक होमियोस्टेसिस का प्रोसेस। सही है। इसी तरीके से थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन अ सूटेबल लिमिट। जैसे कि इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सी। अब 37 डिग्री सी से बढ़ेगा तो बॉडी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म करेगी, 37 से डिग्री सी से कम होगा तो बॉडी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म करेगी। किसके को अचीव करने के लिए, 37 डिग्री सी को अचीव करने के लिए। तो इसी को हम कहते हैं भाई थर्मो रेगुलेशन। सही है। थर्म मतलब टेम्परेचर ही होता है। सही। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास काफी बार आ चुका है कि आप लिखो राइट अ शॉर्ट नोट एंड ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट। सही है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट। सही है। इस पे भी काफी बार शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं कि भाई डिफाइन करो होमियोस्टेसिस, एस्पेक्ट ऑफ होमियोस्टेसिस बताओ, या से बोलते हैं इसका नाम बता दो। सही है। अब आ जाओ एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट में हम सिर्फ दो चीजों को लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो सिर्फ दो चीजों को, एक रिमूवल ऑफ वाटर, एक रिमूवल ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट। इतना लिख दोगे ना नंबर पूरे मिलेंगे। सही। रिमूवल ऑफ वाटर में क्या होता है कि प्लांट जो है दो तरीकों से पानी को एक्सक्रीट आउट करता है, पानी को बाहर निकालता है। वो कौन कौन से तरीके, एक है ट्रांसपायरेशन, एक है गटेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि भाई जब पानी को बाहर निकाला जाता है, रिमूवल यानी बाहर निकालना, किसको, पानी को वेपर्स की शक्ल में, किस शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में, बुखारात की शक्ल में, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। पत्तों में कुछ सुराख मौजूद होते हैं, पत्ते जो हमारे पास होते हैं इनमें पोर्स मौजूद होते हैं, कुछ पोर्स, बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसमें से एक का नाम है स्टोमेटा। तो उसके थ्रू जब बाहर नहीं निकलता है और किस शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन वही पानी अगर लिक्विड शक्ल में निकले, किस शक्ल में निकले, वेपर्स की जगह लिक्विड शक्ल में निकले, और कुछ और पोर्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोथोड्स, कुछ दूसरे किस्म के सुराख मौजूद होते हैं पत्तों में जिसको हम कहते हैं हाइड्रोथोड, जिससे पानी लिक्विड की शक्ल में निकल रहा होता है, इसको हम कहते हैं गटेशन। सही है। इसके बारे में एक क्वेश्चन भी आया कि भाई डिफरेंस बताओ ट्रांसपायरेशन और गटेशन के बारे बीच में। तो दो पॉइंट लिख दो कि भाई एक में पानी वेपर्स की शक्ल में निकलता है, एक में पानी वाटर लिक्विड्स की शक्ल में निकलता है। एक जो है वो स्टोमेटा के थ्रू निकलता है, दूसरे में हाइड्रोथोड के थ्रू निकलता है। सही है। इसी तरीके से हमारे पास रिमूवल ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट। रिमूवल ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट में क्या है कि भाई आपने देखा होगा कि पानी में से वो सफ़ेद कलर का लिक्विड निकल रहा होता है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं, जिसके हम रबड़ वगैरह भी बनाते हैं, और गम वगैरह भी निकलते हैं जिस तरीके से वो शहद की तरफ दरख्तों पे चिपके होते हैं। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये कहलाते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट। जब ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इनको प्लांट एक्सक्रीट आउट करता है। एक्सक्रीट आउट जिन पोर्स के थ्रू करता है उसका नाम है लेंटिकल। सही है। तो पानी प्लांट में बहुत सारे पोर्स मौजूद है। सही। एक पोर स्टोमेटा है जिसके थ्रू पानी वेपर्स की शक्ल में निकलता है, एक पोर हाइड्रोथोड है जिसके थ्रू पानी लिक्विड की शक्ल में निकलता है, एक पोर लेंटिकल है जिसके थ्रू
सेकेंडरी प्रोडक्ट निकल रहे थे जैसे कि रेजिन है, गम है, लेटेक्स है, इन चीजों सही है। जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट में बन जाते हैं तो इनको प्लांट रिमूव करता है थ्रू स्पेशल पोर, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स, सही है। एक और भी सवाल आया है हाइड्रोथोड के बारे में कि वो बोलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोथोड्स, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोथोड्स, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोथोड्स। तो हाइड्रोथोड्स से आप क्या समझते हो भाई? हाइड्रोथोड्स आप लिख दो कि भाई हाइड्रोथोड्स आर द पोर्स, हाइड्रोथोड्स आर द पोर्स which are found, अच्छा ये पाए कहा जाते हैं, which are found at the margins and tip of the leaves, सही है। थ्रू अच्छा Hydrothores are the pores which are found at the margins and tip of the leaf through which water removed या water excreted in liquid form। बस इतना लिख दो काफी है हाइड्रोथोड के बारे में कि भाई हाइड्रोथोड क्या होते हैं। हाइड्रोथोड वो पोर्स हैं जो कि पत्ते के मार्जिन, पत्तों पे जो लाइनें बनी होती है और पत्ते की टिप पे, नोक पे पाए जाते हैं ये पोर्स, और इसके थ्रू पानी की शक्ल में निकल रहा होता है, लिक्विड की शक्ल में निकल रहा होता है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, एक एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिया प्लांट के बारे में जो था एक्सक्रीशन। अब हम देखते हैं थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट, भाई प्लांट में टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, सही है। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट यानी प्लांट में टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है। भाई एक लो टेम्परेचर होता है, एक हाई टेम्परेचर होता है, एक सर्दी आती है, गर्मी आती है। जब सर्दी आती है, लो टेम्परेचर होता है, तो भाई प्लांट किस तरीके से असरअंदाज होता है। तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड स्ट्रक्चर है, यानी फ्लूइड नेचर है उसका। तो जब हमारे पास लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पे पानी क्या हो जाता है, बर्फ हो जाता है। इसी तरीके से लिक्विड क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि भाई लो टेम्परेचर जो होता है वो क्या है, किस चीज को इफेक्ट करता है, फ्लूइड नेचर को इफेक्ट करता है। किस चीज की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर को इफेक्ट करेगा, जब उसको मान लो ऐसा होता तो नहीं, उसके लिए अल्लाह ताला ने प्लांट में ये सारे चीजें रखी हुई हैं कि ताकि इन चीजों से बचा जा सके। अगर सेल मेम्ब्रेन जम जाए, सेल मेम्ब्रेन कौन सी नेचर का है, फ्लूइड नेचर का है, लिक्विड नेचर का है। तो अगर वो जम जाए तो उससे कोई चीज आ जा नहीं सकती, ट्रांसपोर्ट होना फिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है विच अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट्स, कि भाई जो सोल्यूट्स है वो अंदर या बाहर जाना बंद कर देंगे, सही है। तो इनके इस बार इससे बचने के लिए प्लांट के एडेप्टेशंस को देखिए कि प्लांट के सेल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं हमारे पास, उनके प्रोपोर्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स बनना बंद हो जाते हैं। जो हमारे क्रिस्टल जो बनते हैं, भाई क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एक सॉलिड शक्ल होती है, सही। तो क्रिस्टल्स बनने से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं हमारे पास उसके प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हैं, सही। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है कि भाई लो टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के लेवल पे जाके, कौन से, ऐसा लो टेम्परेचर जो कि किस पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे लो ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी दो द लो टेम्परेचर एट लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे कोई चीज जमना शुरू हो जाए। लो टेम्परेचर जब फ्रीजिंग पॉइंट के लेवल पे चला जाए तो वहां पे क्या बनना शुरू हो जाता है, आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं सेल में। सेल में जब आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं तो होता क्या है कि भाई इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि भाई फ्रीजिंग टॉलरेंस पैदा किया जाता है। टॉलरेंस यानी ऐसे फ्रीज मतलब ऐसे अंदर ही अंदर ऐसी सर्दी बनाई जाती है, ऐसा टेम्परेचर बनाया जाता है, ठंडा टेम्परेचर जो काबिल बर्दाश्त हो, जिसमें हमारे पास आइस नहीं बनती, सही है।
इसी की वजह से हमारे पास जो कंपोजिशन होती है, जो अंदर के सॉल्यूट्स होते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या हो जाती है, अल्टर हो जाते हैं। अल्टर हो जाते हैं मतलब चेंज हो जाते हैं, सही है। फ्रीजिंग टॉलरेंस बनाने की वजह से अंदर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट्स जो होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं, यानी उनकी कंपोजिशन में चेंजिंग आ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो आइस क्रिस्टल बनते हैं वो कहाँ बनने लग जाते हैं, सेल वॉल में बनने लग जाते हैं, रादर देन साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो सेल में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, एक तो यहाँ पे न्यूक्लियस के करीब होते हैं वो कहलाता है साइटोजेल, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है वो कहलाता है साइटोसोल, सही है। तो साइटोसोल में क्रिस्टल बनने के बजाय किस में क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, इसके बाहर की जो सेल वॉल है उसमें क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। किस चीज की वजह से, अंदर फ्रीजिंग टॉलरेंस पैदा किया गया, ऐसी सर्दी बनाई गई है कि जो बर्दाश्त करने के काबिल है, जिसकी वजह से क्या हो गई है, कंपोजिशन चेंज हो गई है किसकी, सॉल्यूट की, सही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई क्रिस्टल बन तो रहे हैं लेकिन कहां बन रहे, सेल वॉल में बन रहे बजाय साइटोसोल के। अगला क्या किया जाता है कि साइटोसोल को इतना सुपर कूल किया जाता है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे ले जाया जाता है, लेकिन इस तरीके से कूल किया जाता है कि भाई वहां पे आइस ना बने, क्या ना बने, आइस ना बने। इस तरीके से ठंडा किया जाता है कि भाई आइस बनने के चांसेस ना हो, सही है। अब आते हैं हमारा हाई टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर से ज्यादा हार्मफुल जो होता है, खतरनाक जो होता है वो हमारा हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में होता क्या है, एंजाइम डिनेचर हो जाता है जो कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए डिजास्टर से खतरनाक है। इन चीजों से बचने के लिए प्लांट की क्या क्या अडेप्टेशन है कि भाई फॉर कूलिंग ट्रांसपायरेशन ऑकर्स इन प्लांट। ट्रांसपायरेशन को हम एक तरह से कह सकते हैं एवापोरेशन, जैसे हमारे लिए पसीना निकलना है इस तरीके से इनके लिए ट्रांसपायरेशन का होना है, सही है। तो ट्रांसपायरेशन एक तरीके से एवापोरेशन, एवापोरेशन यानी पानी के बुखारात निकलना, सही, वेपर्स निकलना। और हमने केमिस्ट्री में देखा है कि भाई एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, सही है। तो जब ये ट्रांसपायरेशन करता है तो प्लांट क्या होता है, ठंडा होता है, कूल होता है, सही है। दूसरा जो एडेप्टेशन है इसकी कि भाई 40 डिग्री सी या उससे ऊपर जब अगर टेम्परेचर चला जाए तो प्लांट के सेल ऐसे प्रोटीन बनाने लग जाते हैं जो कि क्या है, जिसका नाम है हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन का मतलब ये है कि भाई ये ऐसे प्रोटीन है कि ये जो जितना भी हीट का जो शॉक है, जितना भी शॉक है हीट का, शॉक है जितना भी हीट, जितनी भी गर्माइश है, वो प्रोटीन वो सारी गर्माइश खुद ले लेते हैं, जिससे हमारे एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम भी एक प्रोटीन है, और बाकी सारे प्रोटीन डिनेचर होने से बच जाते हैं। क्या होता है भाई, 40 डिग्री सी या उससे ऊपर जब आप जाते हैं, जब प्लांट का टेम्परेचर जाता है तो प्लांट के सेल ऐसे प्रोटीन बनाने लग जाते हैं जो कि सारे के सारा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स, जिसकी वजह से एंजाइम और बाकी के प्रोटीन डिनेचर होने से बच जाते हैं, सही है। अगली चीज क्या है कि भाई प्लांट हैव सम अदर वेज टू ऑफ अवॉइडिंग ओवरहीटिंग। भाई प्लांट के पास और भी तरीके हैं कि भाई ओवरहीट से बचने के लिए, ओवरहीट यानी ज्यादा गर्म होने से बचने के लिए उनके पास शाइनी क्यूटिकल मौजूद होता है। क्यूटिकल एक ऐसी लेयर होती है, चिकनी सी लेयर होती है प्लांट के पत्तों पे, स्टेम पे, जिसकी वजह से हीट अंदर नहीं जाती। स्मॉल लीफ सरफेस एरिया होता है। स्मॉल लीफ सरफेस एरिया यानी अगर सरफेस मान लो ये एक पत्ता है, सही है, और इसका सरफेस एरिया बड़ा है तो ज्यादा हीट इस पे लगेगी। अब मान लो ये एक पत्ता है तो मार्कर का एरिया मेरे हाथ के एरिया से कम है, तो जितनी गर्मी इसके अंदर जाएगी उससे ज्यादा इसमें जाएगी। तो प्लांट के इस कंडीशन में प्लांट क्या करता है, अपने लीफ के सरफेस एरिया को कम कर लेता है, जिसकी वजह से कम हीट अंदर जाए, सही है। और विल्टिंग करता है। विल्टिंग कहते हैं, अब इस चीज को जरा समझो, होता क्या है कि प्लांट सेल के अंदर जब पानी जाता है, प्लांट सेल के अंदर जब पानी जाता है तो ये इसमें सख्ती आ जाती है, टर्जिडिटी आ जाती है, सही है। तो इसकी वजह से ये रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है। लेकिन जब ये सारा पानी निकलता है तो ये प्लांट का सेल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसी पानी के निकलने को हम कहते हैं विल्टिंग, सही है। ये था हमारे पास थर्मल रेगुलेशन इन प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से आया है, सही। अब जरा हम अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अच्छा भाई, अब जो हमारा टॉपिक है तीसरा वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, और इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर एंड हो जाएगा, सही है। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट को समझने के लिए मैं आपको दो तीन टर्म समझा देता हूँ। एक होता है हमारे पास हाइपरटोनिक,
एक होता है हमारे पास हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, एक होता है हमारे पास आइसोटोनिक। सही है। हाइपरटोनिक में होता क्या है कि भाई वाटर जो है वो सॉल्ट से कम होता है। ऐसी कंडीशन जहां पे वाटर ज्यादा कम हो और सॉल्ट ज्यादा हो, इस कंडीशन को हम कहते हैं कि भाई ये हाइपरटोनिक है, तो वाटर लेस देन सॉल्ट। सही है। ऐसी कंडीशन जहां पे वाटर ज्यादा हो और सॉल्ट कम हो, इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। और ऐसी कंडीशन जहां पे वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। सही है। अब पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से प्लांट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ऑस्मोरेगुलेशन की बुनियाद पर। सही है। पहला पार्ट जो है इसके हाइड्रोफाइट। सही है। हाइड्रो का मतलब होता है कि भाई वाटर, हाइड्रो वाटर, फाइटोन, फाइट्स निकला है फाइटोन से, जिसका मतलब होता है प्लांट। सही। तो ये ऐसे प्लांट है जो कि पानी में रहते हैं। सही है। और पानी भी कौन सा वाला, जो फ्रेश वाटर है, वो प्लांट जो कि फ्रेश वाटर में उगते हो यानी मीठे पानी में, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। दे आर टोटली और पार्शियली सबमर्ज्ड, यानी या तो पूरे के पूरे पानी में डूबे होंगे या आधे पानी में डूबे होंगे, आधे बाहर होंगे। सही है। अब इनके साथ मसला क्या आता है कि जब बाहर पानी ज्यादा है, बाहर पानी ज्यादा है तो सॉल्ट कम होगा। हाइड्रोफाइट्स में बाहर जो कंडीशन होती है वो हाइपोटोनिक होती है, क्योंकि बाहर मीठा पानी है और मीठे पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है। तो पानी क्या होगा, अगर बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर हो, तो मतलब आपका जो प्लांट है उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है बाहर के हिसाब से, तो पानी हमेशा जहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां मूव करता है। तो पानी बार बार क्या करेगा, सॉल्ट के अंदर मूव, प्लांट के अंदर मूव करता जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब प्लांट को ये पानी निकालना है तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म रखा हुआ है, जिसके इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं एडेप्टेशन। सही है। कि भाई ये इन प्लांट्स के पास या तो रूट्स नहीं होते, रूट्स किस काम में आते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करने में, और अगर होते भी है तो बहुत ही पुअरली डेवलप होते हैं, यानी इस काबिल नहीं होते कि भाई वो पानी को एब्जॉर्ब करें, अगर करें भी तो बहुत कम करते हैं। They have broad leaves, broad leaves यानी बहुत ही चौड़े चौड़े लीव्स होते हैं, बहुत ही चौड़े चौड़े। अगर आपने देखा हो तो पानी के ऊपर जो वो पत्ते होते हैं बहुत ही चौड़े चौड़े होते हैं, जिसकी वजह, और जो स्टोमेटा होता है वो ऊपर वाले एपिडर्मिस, सबसे ऊपर मौजूद होता है। अपर एपिडर्मिस कहते हैं ऊपर वाली लेयर। सही है। ये पत्ता है तो स्टोमेटा ऊपर मौजूद हो गया। उससे होगा क्या कि जितना बड़ा पत्ता है, एक तो नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे और ऊपर से स्टोमेटा है भी ऊपर, तो ट्रांसपायरेशन जल्दी जल्दी होगी, पानी जल्दी जल्दी बाहर निकलता जाएगा। अभी हमने देखा स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होती है। देयर स्टेम एंड लीफ जनरली लैक क्यूटिकल। क्यूटिकल एक ऐसी लेयर होती है जो, जिसको हम कहते हैं वाटरप्रूफ लेयर। सही है। जो कि अक्सर प्लांट में मौजूद होती है, लेकिन इन प्लांट में नहीं होती। अगर इन प्लांट में होगी तो फिर पानी को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसी वजह से इन प्लांट में क्यूटिकल की लेयर नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है वाटर लिली, हाइड्रा। दूसरी चीज हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में नाम सुना हेलोजन, हेलो हेलो निकला हेलास से, जिसका मतलब होता है सॉल्ट। सही है। और फाइट वही फाइटोन से निकला, जिसका मतलब होता है प्लांट। तो वो प्लांट जो कि पाए जाते हैं सी मार्शेस यानी समंदर के करीब जो दलदल होते हैं, या फिर सॉल्टिश वाटर यानी नमकीन पानी में पाए जाए, उनको हम कहते हैं भाई हेलोफाइट्स। यानी अब ये ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनके जो बाहर का कंडीशन है उसमें सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी की कंसंट्रेशन कम। अब जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और पानी की कम, तो वहां पे कैसी कंडीशन होगी, हाइपरटोनिक कंडीशन होगी। हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तो इनको मसला क्या आएगा भाई, पानी का मसला आएगा। पानी के मसले को हल करने के लिए, अब बाहर पानी है तो अंदर पानी लाना है, तो अंदर पानी मतलब सॉल्ट बाहर ज्यादा है तो फिर अंदर कम होगा। हेलोफाइट्स है ना, हेलोफाइट से यानी नमकीन इलाके में रहते, नमक वाले पानी में है। नमक ऐसे इलाके में जहाँ पे नमक ज्यादा है, तो जहां नमक ज्यादा होगा वहां पानी मूव करेगा, तो प्लांट का जो अंदर का पानी वो बाहर मूव करता रहेगा। तो इसी सिलसिले से बचने के लिए प्लांट के पास कुछ एडेप्टेशन होती है। इनमें होता क्या है कि भाई प्लांट्स के पास कुछ सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, जहां पे ये वेयर प्लांट स्टोर कर देते हैं किसको, सॉल्ट को,
बाय टेकिंग इट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां पे अब जैसे प्लांट जिस इलाके में है उगा हुआ है, जिस जगह पे उगा हुआ है वहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो एक्टिवली सॉल्ट को अंदर लेता रहता है और वो सॉल्ट ग्लैंड में उनको स्टोर करता रहता है, ताकि जो बाहर जो कंडीशन है उसमें सॉल्ट कम हो और पानी ज्यादा हो, ताकि उसको पानी अंदर लेने में आसानी हो। सही है। दूसरी बात क्या है कि प्लांट्स अपोज सॉल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूम। भाई बाहर पहले से क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब अगर प्लांट भी सॉल्ट निकालने लग जाए तो और ज्यादा हो जाएगी, तो प्लांट जो है सॉल्ट निकालने को मना करता है। किससे? वैक्यूल से। वैक्यूल के अंदर सारा सॉल्ट जमा हुआ होता है, इसी और इसको बाहर निकालने से मना करते से और बाहर निकालने नहीं देता इन सॉल्ट्स को। अगली एडेप्टेशन क्या है कि भाई कुछ सॉल्ट जो होते हैं उनको पत्तों की सरफेस पे एक्यूमुलेट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिससे वो एयर से वाटर वेपर को ट्रैप करते रहते हैं। वाटर वेपर जो होते हैं हवा से पानी के बुखारात जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। यानी कि सम सॉल्ट accumulated to surface of leaf which attracts water vapors from air। इसके एग्जांपल में ग्लासवुड, कॉर्डग्रास, इसको आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको इनकी तस्वीरें मिल जाएंगी। सही है, तो फिर आपको और भी अच्छे से एग्जांपल याद हो जाएंगे। मीजोफाइट ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं, यहाँ पे पानी और नमक की कंसंट्रेशन बराबर हो। सही है, तो ये आइसोटोनिक। सही है। अब इनको भी एडेप्टेशन की जरूरत होती है। आप बोलोगे कि भाई आइसोटोनिक है तो एडेप्टेशन की क्या जरूरत है? अडेप्टेशन की जरूरत इनको भी होती है। ये ऐसे प्लांट्स है व्हिच ग्रो इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर कंटेनिंग सॉइल। सही। ये अमूमन हमारे पास जो आम के दरख्त है जो हमारे जमीन पे, जो हमारे मिट्टी में उगते हैं, हमारे आसपास जो होते हैं, इनको हम कहते हैं मीजोफाइट्स प्लांट है। अब इनकी जो एडेप्टेशंस है, इनका क्या है भाई, इनके पास डेवलप्ड रूट होते हैं, अच्छा रूट सिस्टम होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गहराई में नहीं किया होता। अब आप आगे जीरोफाइट पढ़ेंगे तो जीरोफाइट में होता है कि वो रूट बहुत ज्यादा गहराई में गया होता है ताकि पानी खींच सके, लेकिन ये बहुत ज्यादा गहराई में नहीं गया ना। क्यों? क्योंकि ये जिस जगह पे उगा हुआ है वहां पे पानी की इतनी परेशानी नहीं है, बस रूट होता है, पूरा रूट सिस्टम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं गया होता। सही है। इसके पास मॉडरेट साइज के लीफ होते हैं, जैसे कि आपने देखा मॉडरेट साइज यानी दरमियाना साइज, वो ना बहुत ज्यादा बड़े ना बहुत ज्यादा छोटे। यहाँ पे आपने देखा हाइड्रोफाइट्स में ब्रॉड लीव्स, छोटे लीव्स, ताकि नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा हो और ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स को पानी बाहर निकालना है। इनका मॉडरेट साइज लीफ होता है। और आप जीरोफाइट में पढ़ोगे कि इनके पास लीफ बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं। सही है। तो अभी आगे देखते हैं। To prevent excessive transpiration, they have developed a waterproof external covering called cuticle। अब भाई ट्रांसपायरेशन तो हर प्लांट में होती है, तो जब हर प्लांट में ट्रांसपायरेशन होती है तो एक हद तक होनी चाहिए। जब अगर इसमें बार ट्रांसपायरेशन होगी तो इसके पास भी पानी की कमी आएगी, तो इससे बचने के लिए इसके ऊपर एक वाटरप्रूफ कवरिंग होती है जिसका नाम क्या है? क्यूटिकल, जिससे ट्रांसपायरेशन क्या होती है? कम होती है लेकिन कम होती है। इसमें है ब्रासिका प्लांट, मैंगो प्लांट वगैरह। सही है। जीरोफाइट क्या होते हैं? वो प्लांट जो कि ग्रो करते हैं ऐसे हालात में, ऐसे मिट्टी में जहां पे पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, लो वाटर क्वांटिटी, इनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। ये अमूमन सहराओं में उगते हैं, स्टीप स्लोप्स और एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब पहाड़ों वगैरह पे उगते हैं। सही है। यहाँ पे हमारे पास इनके एडेप्टेशंस क्या है भाई? इनके पास पानी की कमी है, तो पानी को हासिल करने के लिए लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये करते क्या है कि भाई वर्टिकली ग्रोइंग डीप रूट्स, डीप यानी बहुत अंदर तक गए, वर्टिकली यानी इस तरीके से अंदर तक गए हैं, जमीन के अंदर तक आके कहीं भी पानी मिल रहा हो वहां से पानी को एब्जॉर्ब करने से। तो दे हैव वर्टिकली ग्रोइंग डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। अगला जो है दे हैव हॉरिजॉन्टल रूट्स व्हिच, अच्छा एक तो गहराई में भी गए हुए थे, एक जमीन पे भी इनके रूट्स पहले हुए थे। जमीन पे रूट्स क्यों पहले होते हैं? ये कुदरत का ऐसा निजाम है कि भाई जब पानी जमीन पे इनका थोड़ा बहुत पानी बचा हो तो वो एवापोरेट होने से पहले जमीन पे जो पानी है एवापोरेट होने से पहले ही वो रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते। सही। हॉरिजॉन्टल रूट यानी इस तरीके से जमीन पे फैले होंगे, वर्टिकल रूट्स यानी जमीन के अंदर तक गए होंगे। सही है। तो यहाँ लिखा है दे हैव हॉरिजॉन्टल रूट्स व्हिच एब्जॉर्ब वाटर बिफोर इट एवापोरेट्स फ्रॉम लैंड। सही है। जमीन पे से एवापोरेट होने से पहले इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर एपिडर्मिस टू कंजर्व वाटर। बहुत ही जो इनकी क्यूटिकल की लेयर होती है ना, बहुत ही चौड़ी होती है, थिक होती है, वैक्सी होती है। सही है। जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं जाता। सही है। दे हैव शॉर्ट साइज लीव्स और लीव्स
are modified into spines to reduce loss of water by reducing number of stomata. अब लीफ से होती क्या भाई, ट्रांसपायरेशन होती है। ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। अब अगर मैं बोलूं स्टोमेटा ही नहीं रहेगा तो ट्रांसपायरेशन क्या खाक होगी, सही। तो होता ये है कि भाई इनके पत्ते बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इनका सरफेस एरिया बहुत ही छोटा छोटा होता है, सही है। या तो इनके जो पत्ते होते हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं, ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं कि स्पाइंस बन जाते हैं। स्पाइंस होते हैं कांटे, कांटे आपने देखा होगा दरख्तों पे कांटे, वो असल में लीव्स से बन जाते हैं। लीव्स को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता है कि उनसे कांटे बन जाए, जिसकी वजह से अब जब सरफेस एरिया छोटा हो गया तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम हो गए। नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, ट्रांसपायरेशन ना होने के बराबर होगी, यानी पानी बाहर जाएगा ही नहीं। उसके बाद जो है हमारे पास दे हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम, they have special where they store water to make it wet, soft and juicy called succulent organ, सही है। इनके पास कुछ इस तरह स्टेम के अंदर कुछ इस तरीके के सेल मौजूद होते हैं, पेरेन्काइमा सेल, जो कि पानी को स्टोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये वेट होते हैं, जूसी होते हैं, सही है, और सॉफ्ट भी रहते हैं, जिस और उन ऑर्गन्स को कहा जाता है सुकुलेंट ऑर्गन, जहाँ पे ये पानी जमा होता रहता है, सही है। आप अगर देखोगे भी तो ये प्लांट थोड़े से नरम होते हैं जब हम इनको दबाते हैं, सही है। इसके एग्जांपल में कैक्टस, एलोवेरा, सही है, एलोवेरा आप लोग जानते ही होंगे, सही। तो ये है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इसी पे आके हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसकी तैयारी करें अच्छे से। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आता है और कभी कभी इसमें से कोई आधा एक पूछ लेते हैं शॉर्ट में, सही है। तो तैयारी करते हैं, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।